ये मान रहे हैं कि बनाई आप लोगों ने की? सब बनाई, बिल्कुल बनाई। आईजीआई बनी, आईजीआई की पब्लिसिटी के लिए पैसा दिया गया 15 मिलियन। पैसे वाली बात पे आ जाए। पैसे की बात यह है सर कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पैसा काफी है, इस दोनों एजेंसीज के पास काफी है। अंदाजन कितना होता है सर? ये अंदाजा आप ना पूछें तो बेहतर है। 28 साल होने को आए, लेकिन जो तनाज़ा शुरू हुआ 1990 के इंतखाबात का आज भी जूं का तूं है। 1990 के इंतखाबात का तनाज़ा क्या है? तनाज़ा ये था कि चंद करैक्टर्स, जिन करैक्टर्स के नाम हैं जनाब गुलाम इसहाक खान साहब, जनाब असलम बेग, जनाब जनरल असद दुरानी, नवाज शरीफ, जावेद हाशमी, आबदा हुसैन, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ और कई और, इन साहिबान ने 1990 में गठजोड़ किया बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनवाया गया। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाने के लिए एजेंसीज़ ने, जनरल असद दुरानी ने पैसे जारी किए, और एस्टैब्लिशमेंट का वो खेल जिसके ऊपर बात की जाती है वो उस वक़्त नवाज शरीफ के लिए खेला गया। नवाज शरीफ के मुखालिफ यानी पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो को हराने के लिए एक जाली इत्तेहाद बनाया गया, तमाम पॉलिटिशियंस को उसमें इकट्ठा किया गया, उनको पैसे दिए गए और नवाज शरीफ साहब ने खुद भी वो पैसे वसूल किए, और ये मामला 1990 के बाद से अब तक जूं का तूं है। जनरल असलम बेग, जनरल असद दुरानी तमाम वाक़यात को एडमिट कर चुके हैं, लेकिन जनरल बेग कहते हैं उन्हें इसके ऊपर कोई अफसोस नहीं है। आज उसकी जो रिवीजन पिटीशन थी, जो रिव्यू पिटीशन थी, डिसमिस हुई। शहबाज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, ज़रा पहले उनसे आज का हाल जानते हैं, फिर मुस्तफ़ा और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से तज्ज़िया लेते हैं इन मामलात पे। जी शहबाज। जी बिल्कुल फवाद साहब, बहुत शुक्रिया। आज इस केस की समाअत हुई है और दो मुख्तलिफ मराइल में हुई, क्योंकि जिस वक्त सुबह 9:30 बजे इस केस को टेकअप किया गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनरल साहब आए हैं, जिसमें जनरल साहब रोस्टरम पर आए, उनको बुलाया गया और जनरल साहब ने इस्तदा की कि मुझे तो कि कल ही पता चला है कि आपने ये रिव्यू पिटीशन लगा दी है, तो मुझे कुछ वक्त दे दिया जाए। तो चीफ साहब ने कहा कि आपको वक्त बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, जनरल साहब 2:30 बजे तक का वक्त है, अगर आपके पास वकील नहीं तो आप खुद जो है वो दलाइल देंगे। तो ये मुख्तसर वक्फा दिया गया 2:30 बजे तक का उस केस में, और 2:30 बजे जब उस केस की दोबारा समाअत शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा जो कि असगर खान के वकील थे, उन्होंने कहा कि आप इस केस का खुलासा बताएं, जिस पर उन्होंने सारा खुलासा बताया कि 1990 के इलेक्शन को अदालत ने धांधली करार दिया था और ये कहा था मुबैना तौर पर नताइज के लिए इंतखाबी अमल को आलूदा करार दिया गया और फैसले से उस वक्त के सदर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि साबिक सदर का मुआवजा हो सकता है लेकिन इस वक्त वो हयात नहीं है। तमाम तर कहानी इस वक्त सुनाई गई कि किस तरह जो है वो इलेक्शन में धांधली की गई और किस तरह पैसा दिया गया। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा अटारनी जनरल कहाँ है, अटारनी जनरल को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। अटारनी जनरल साहब जिस वक्त अदालत में आए तो उनसे पूछा, उन्हें कहा कि 2012 का ये डिसीजन था जब इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, तो अभी तक इस पर अमल क्यों नहीं हुआ। तो अटारनी जनरल साहब ने कहा कि मुझे आप 2 दिन का वक्त दे दें, मैं हुकूमत से पूछ कर बताऊंगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा, वादे कहा कि हम आपको वक्त नहीं दे सकते, हम बैठे हैं रात 10:30 बजे तक, आप ये बताएं, हम आपको वक्त बिल्कुल भी नहीं देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में था कि जो FIA है वो इस पर कार्रवाई करेगी। PG FIA बशीर मेमन को तलब किया अदालत ने। जो असद दुरानी के वकील थे शाह खबर, उन्होंने कहा कि चूंकि तरबियत के दौरान सीनियर के हुक्म की तामील करना सिखाया जाता है, इसलिए मेरे मौकल को जिम्मेदार करार देना दुरुस्त नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या सीनियर के गैर कानूनी इकदाम को मानने के बारे में कहाँ लिखा है? अगर कोई कमांडर इन चीफ ये कहे कि किसी को बगैर ट्रायल के कत्ल कर दो, क्या वो कर देगा? तो उस पर उसने कहा कि फौजी को सोचने या फैसले करने का इख्तियार दे दिया जाए, तो पूरी चैन मुतासिर होगी। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में कह चुकी है कि जो पाक फौज है वो गैर कानूनी इकदाम नहीं कर सकती, आप फौज और उसकी चैन कमांड की तौहीन ना करें। तो असद दुरानी के दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद जो है मिर्जा असलम बेग ने जाती हैसियत में कुछ दलाइल दिए और कहा कि ISI का सियासी सेल जो है वो सदर की जानिब से बनाया गया था और यूनुस हबीब जो उस वक्त मेहरान बैंक के सदर थे, उनसे सिर्फ एक मुलाकात से रेजिमेंट की एक तकरीब में हुई थी। तो जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नजर सानी अपीलों का कोई वजन नहीं है, हम इस नजर सानी अपीलों को खारिज कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस नजर सानी अपीलों को खारिज कर दिया। ना सिर्फ खारिज किया बल्कि एक अमल दराम बेंच जो कल इस केस की समाअत करेगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान इब्राहिम, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस इजाजुल हसन इस बेंच का हिस्सा होंगे। DG FIA को भी कल तलब किया हुआ है, अटारनी जनरल को भी तलब किया हुआ है
और कल अदालत जो है सबसे पहले इस बात का तयन करेगी कि 2012 से लेकर अब तक यानी 6 साल गुजरने के बावजूद इस फैसले में अभी तक क्यों जो है वो इतना डिले है कि उस पर अमल दराम नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया शहबाज, बहुत ही तफसील से आपने सारा मामला रखा। तो मुस्तफ़ा, लग रहा है 28 साल के बाद कुछ मामला कंक्लूजन में जाएगा और मुझे क्यों निकाला का कुछ और जो जवाब है वो तो आएगा। दुरुस्त बात है, मामला लग रहा है कि कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके अंदर पहली जो चीज़ है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये है फवाद भाई कि कहाँ 1996 कहाँ 1990 का इलेक्शन। 1996 में पहली दफ़ा असर खान साहब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन दायर करते हैं और आज 2018 फैसला आने तक 2012 में फैसला आया, तो यानी कि उस वक्त भी 18 साल के बाद फैसला आया और फिर अभी तक जो तकरीबन लगभग 22 साल हो गए 1996 से लेकर के केस का फैसला नहीं हुआ। तो दिस केस इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इन पाकिस्तान कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि किसी को किसी भी ये चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं तो ये फैसला हो गया, वरना तो आगे और पता नहीं कितने अगर वो एग्जैक्टली अगर वो पर्सनली इस फैसले इसकी रिव्यू पिटिशन को टेक अप ना करते और अभी भी उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच इसके लिए बनाया है ओवरसी करने के लिए, FIA वालों से उन्होंने जवाब मांगा है कि ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये एक अच्छा कदम है उनका। साथ ही साथ इसमें जो एक और जो चीज़ उभर कर सामने आती है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर किस तरीके से ये इलेक्शंस, सबसे बड़ी जो चीज़ है कि लोगों की राय, उस राय के ऊपर किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ जाता है और किस तरीके से जो लोगों का जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको सबवर्ट किया जाता है। यादें माजी अजाब है यार, आप छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। नहीं चौधरी साहब, इसके अंदर और भी बड़े अहम पहलू हैं जो अभी मेरे ख्याल में इन्होंने उजागर नहीं किए। उस केस के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी जो अभी जिसका ताल्लुक है खोखर साहब की पहली गुफ्तगू से, जो अभी हम पहले सेगमेंट में कर रहे थे, कि उस सेगमेंट के अंदर उस केस के अंदर जनरल साहब ने जो कागजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हिस्सा बने, उसमें साफ साफ लिखा गया और हमारी जो उस वक्त की एजेंसीज थी उन्होंने ये लिख के सुप्रीम कोर्ट को दिया कि हमने ये सब इस वजह से किया है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, वो एक सिक्योरिटी रिस्क है। ये इस वक्त अगर आप कोई 20-40 रुपए खर्चें और वो निकाल लें जो फैसला है, तो उस फैसले में ये लिखा गया है। और उसके बाद आपको याद होगा कि अभी परवेज मुशर्रफ साहब ने कुछ चंद हफ्ते या चंद महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा कि सियासी हमारी जो एजेंसीज होती हैं इंटेलिजेंस की, उनका काम ही ये है। उन्होंने कहा मैंने जोड़ तोड़ करनी थी। अच्छा, लेकिन आप बताइए, आप वज़ीर आज़म के तर्जुमान की हैसियत से इस केस के कंक्लूजन का क्यों देखना चाहते हैं, उस तरफ जाना चाहेंगे या आप चाहते हैं? जी मेरा जाती ख्याल है कि हर सूरत इसको कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए। तो आप चाहते हैं नवाज शरीफ साहब नैब कोर्ट की कन्विक्शन से पहले इस केस में कन्विक्ट हो जाए? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता फवाद साहब। अगर तो ये बात सिर्फ नवाज शरीफ साहब को आप पकड़ने के लिए कर रहे हैं तो और भी उनके ऊपर 20 गज वाली जो 20 फुट की सड़क 24 की हो गई थी, वो भी मुकदमा उनके ऊपर हो गया। उनके ऊपर तो रोज एक मुकदमा हो रहा है। ऐसी बात नहीं, आप इसको पाए तो यानी कि आप डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि ये जो मुकदमा है मियां नवाज शरीफ साहब ने 1990 में जो इस खेल का हिस्सा बने, उन्होंने जो पैसे वसूल किए, तो आप क्या उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर रहे हैं या कोई एक रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए ना? उन्होंने फैसला जब किया था, देखिए आपकी हुकूमत में ये फैसला हुआ था कि इसके ऊपर आगे बढ़ाया जाए। अब इस बात को ये फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट। और नहीं, इसमें लोग इतने तगड़े थे, वो डरते हैं ना सारे, आप भी डरते हैं, वो भी डरते थे। जी मैं वही कह रहा हूँ फवाद साहब, आप सही कह रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर तो आप वो जो परवेज मुशर्रफ साहब को सिर्फ अदालत ले जाने के लिए जो कोशिश की गई थी, उसके नतीजे में आप भी हिस्सा बने धरने का, आपने भी अंपायर की उंगली का जिक्र किया और फिर जो पिछले 4-5 साल में हुआ है वो सब आपके सामने। तो ये बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन ये रिवायत बदलनी चाहिए। अच्छा, लेकिन फवाद भाई इसके अंदर ये मुझे जरा बताइए, एक सेकंड डॉक्टर साहब, कि जो पिटिशनर थे असर खान साहब, वो भी वफात पा चुके हैं और जिनके खिलाफ ये सारा खेल खेला गया शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, उनकी भी शहादत हो चुकी है। तो ये किस तरह का निज़ाम है कि जिसके साथ ज्यादती हुई उसको भी इंसाफ ना मिल सका, और जो पिटिशनर है जो पहुंचा कोर्ट के पास कि वो इस मामले के ऊपर इंसाफ करे,
वो भी वफात पा गया। देखिए, बड़ी सीधी बात है जो डॉक्टर साहब आगे बात कर रहे हैं। जब बहुत तगड़े लोग इन्वॉल्व हुए, आप देखें ना, यहाँ असलम बेग साहब हैं। आपको याद होगा कि जब ये असम्बली 88 की असम्बली जो थी, 85 की असम्बली जब टूटी थी, तो उसके बाद जुनेजो साहब की हुकूमत बरतरफ हुई थी। तो आपको याद है वसीम सजाद साहब ने बाद में माना कि हमने पैगाम दिया था जजेस को कि जो असलम बेग साहब हैं उनका, उन्होंने कहा कि अगर आप असम्बली बहाल करेंगे तो हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। और असलम बेग साहब का ये जो रोल उस वक्त था, फिर बाद में 1990 का था, उन्होंने उसके ऊपर कभी माजरत भी नहीं की है और दोबारा अपने आप को कभी जो है उन्होंने पेश भी करने की जरूरत महसूस नहीं की है। और यकीनी तो अभी हम फवाद भाई हम क्या समझें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस केस के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है, एक सेकंड डॉक्टर साहब, तो आपके ख्याल में क्या इस वक्त इस मुल्क में जमहूरियत इदारे इतने, सुप्रीम कोर्ट इतनी मजबूत है कि साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबका DGI और वो तमाम लोग जो इस घिनौने खेल का हिस्सा बने, क्या उनको अकाउंटेबल किया जा सकेगा? देखिए, जो चीफ जस्टिस साहब ने इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बेंच बना दिया है। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले टेलीविजन के ऊपर आकर परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा कि मुझे राहील शरीफ साहब ने इन्फ्लुएंस करके छुड़वाया है। उसके बाद बेशुमार उसकी इंटरप्रिटेशंस पेश की गई इसको उतारने के लिए कि ऐसा नहीं है, मगर ये उन्होंने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में बैठ के कहा और उसके बाद भी उन्होंने आज तक ये नहीं कहा। उनको एक डॉक्टर साहब, आप 1990 से निकल के 1990 के वाकयात के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आप एकदम छलांग मार के ये नहीं साहब, वैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने जो बात की थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो आप बात कर रहे हैं वैसे नहीं थी और ना ही इतनी इस तरह की नेकेड बात थी जो जनरल असलम बेग ने जिस तरह से माना। जनरल राहील शरीफ, जो परवेज मुशर्रफ ने बात की, उन्होंने अगर पूरी बात अगर आप सुनना चाहते हैं तो उन्होंने कहा था कि हुकूमत जो अपनी पोजीशन इस्तेमाल कर रही थी मेरे खिलाफ, उसको न्यूट्रलाइज किया फौज ने। तो वो बिल्कुल सही है। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमात तो पॉलिटिकल है फ्रैंकली, और आप लोगों ने गलत तौर के ऊपर बनाया। आप तो फिर आप ये समझते हैं कि उनको नई अदालत में ले जाना चाहिए था? आप तो उस कैंप में नहीं, आप बनाए ना, आपने अब्दुल कादर बलोच साहब को, जाहिद हामिद साहब को, दानियाल अजीज साहब को, जो लोग यहाँ पर हैं जो आपके साथ मिल जाएं वो पाक हो जाएं, जो आपके सियासी मुखालिफ उन पे केसेस बना दें, तो वो केसेस नहीं चल सकते ना। तो ठीक है, आप कह दें बेशक 1990 का जो केस है वो इससे बड़ा मुख्तलिफ है। अब हम देखते हैं यही है कि